और सभागार में उपस्थित हर एक कार्यकर्ता बंधु, विद्यार्थी, अध्यापक, आचार्य, शिक्षक, शिक्षिका सभी को एक नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं विद्यार्थी परिषद के ऐसे एक सम्मेलन में आया हूँ, परंतु पहले मैंने जब शब्दावली देखी मुख्य अतिथि, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं परिषद के कार्यक्रम में अतिथि कैसे हो सकता हूँ। परंतु तब मुझे ध्यान आया कि मैं लखनऊ आया हूँ इसलिए मैं अतिथि हूँ, नहीं तो परिषद में तो मैं परिवार का अंश हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे किशोर और युवा यहाँ उपस्थित होंगे। आपके मन में ऐसा प्रश्न आता होगा मेरे परिचय को सुनकर कि कोई व्यक्ति है जिसने हार्वर्ड में छात्र संघ का चुनाव जीता या जिसे बराक ओबामा ने आमंत्रित किया, तो इसका पोषण कैसे हुआ होगा, कैसे विचार आए होंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं तो उस प्रश्न का मैं स्पष्ट एक उत्तर देकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। 1970 के दशक में, 1980 के दशक में जब इस देश में आपातकाल के बाद और उस समय देश जागृत हो रहा था, तब मेरे पिताजी का ऐसा सौभाग्य था कि वे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और मैं जन्म से ही परिषद के ऐसे संस्कार हैं जो मुझे मिले। इस कारण मैं जब किसी भी परिषद के कार्यक्रम में जाता हूं या विदेशों में हमने जब परिषद के लोगों को जोड़ना शुरू किया तो पता चलता है कि परिषद अपने खून में है और वो खून कभी कभी हमें जानकारी मिलती है। मैं जब एक बार गया परिषद के एक अधिवेशन में, उसके बाद एक परिषद के अधिकारी को मैंने एक पत्र लिखा और उसमें मैंने यह लिखा कि हम बचपन से सुनते हैं कि हमारे खून का रंग लाल होता है, परंतु कभी खेलने के क्रम में खरोंच लग जाने पर या फिर किसी जांच में जाने के बाद जब हम पहली बार अपने खून को देखते हैं तो हमें पता चलता है हमारा खून सही में लाल रंग का है। मैं परिषद के कार्यक्रमों में जब पहली बार गया, परिषद का काम करना पहली बार जब शुरू किया, तब मुझे पता चला कि बचपन से जो संस्कार मिले थे, जो रक्त था, उस रक्त का रंग क्या था और परिषद के संस्कार क्या थे। आने वाले समय में आप में से ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो परिषद से आजीवन जुड़े रहेंगे, आगे काम खड़ा करेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की छाया में खड़े हैं, हम स्वामी जी की छाया में खड़े हैं। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसे दीप्त करने वाले लोग वीर शिवाजी और स्वामी जी की तरह थे। हम आज एक ऐसे समय पर हैं, भारत में एक ऐसे समय पर हमें युवा होने का सौभाग्य है जब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, जब हमने अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष मनाए हैं और जब G20 की अध्यक्षता हमारा भारत देश कर रहा है। एक प्रश्न मन में आता है कि ये G20 की अध्यक्षता का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है। विश्व की 80% जो सकल उत्पाद है, जो जीडीपी का 80% हिस्सा है, ये G20 के ये देश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो 75% हिस्सा है वो G20 के ये देश करते हैं। दुनिया की 2/3 आबादी G20 के सदस्य देशों में रहती है और 60% जो विश्व का भूभाग है वो G20 के अंदर आता है। सोचिए हमारा कैसा सौभाग्य है कि हम उस समय भारत में युवा हैं जब G20 की अध्यक्षता भारत स्वयं कर रहा है। जब हम अमृतकाल की बात करते हैं, अगले 25 वर्षों पर ध्यान डालते हैं, तो हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कभी कभी समाचार पत्रों को पढ़ते हुए, कभी कभी टेलीविजन को देखते हुए, कि क्या सही में अगले 25 वर्ष में हम अमृतकाल में प्रवेश करेंगे और भारत विश्व का नेतृत्व कर पाएगा। यह प्रश्न मन में आना स्वाभाविक भी है। मैं आपको खेल की एक कहानी बताना चाहता हूं। भारत में कहते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरे देश को जोड़ देता है। 1983 में पहली बार जब हमने क्रिकेट विश्व कप जीता तो पूरे देश के लिए यह सम्मान की बात थी। पूरा भारत गर्व से भरा था और पूरे देश में एक ऐसा आह्वान था कि हमें अपने इन विश्व विजेता खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए। परंतु भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप BCCI के नाम से जानते हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि भारत के विश्व विजेता इन खिलाड़ियों की हम किसी भी प्रकार का पुरस्कार उन्हें दे पाए, उनका सम्मान कर पाए। तब भारत में एक महिला ने कहा कि आप देश में कहीं भी किसी भी कोने में एक कॉन्सर्ट का आयोजन कीजिए, मैं बिना एक पैसे लिए हुए उस कॉन्सर्ट में अपना प्रदर्शन रखूंगी, अपना गायन करूंगी और उस कॉन्सर्ट से आया हुआ एक एक पैसा जो है वो भारत के 1983 के इस विश्व कप विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में जाना चाहिए। ऐसी लता मंगेशकर के नेतृत्व से हमने 1983 में अपने विश्व विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया। वह सम्मान इसलिए विशिष्ट है क्योंकि एक खेल ऐसा था जो हम खेलते नहीं थे, उपकरण ऐसे थे, प्रशिक्षण ऐसा था जिसकी तैयारी हमारे यहाँ इस देश में नहीं थी।
जो विदेश से लोग आए थे, जो आक्रांता थे, जो साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, वो एक खेल की आदत लगा कर गए थे और हमने उस खेल के विश्व कप में उन सभी को उखाड़ फेंका जो हमारे ऊपर अपना राज करना चाहते थे। यह बात सत्य है कि 1983 में हमारे पास साधन संसाधन की तब भी कमी थी। हम विश्व विजेताओं का तब सम्मान नहीं कर सकते थे, परंतु परिषद में आपको नेतृत्व की जो परिभाषा दी जाती है, वह नेतृत्व सिर्फ राजनीति के मार्ग से नहीं जाता, वह भारत के हर गांव तक, हर शहर तक, हर सड़क तक पहुंचता है। उस नेतृत्व की परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने कभी बी एंड मेक के माध्यम से रखी थी। हम क्या कर सकते हैं और किसके लिए कर सकते हैं, यह सोचना हमारा धर्म है। लता मंगेशकर ने अगर सोचा होता कि उनके पास कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, बड़े साधन संसाधन नहीं है, वह इस समस्या का समाधान कैसे कर सकती हैं, तो शायद वह पीछे बैठ गई होती। परंतु उन्होंने सोचा कि मैं गायन कर सकती हूं और इस गायन से हम जो धन एकत्रीकरण करेंगे, उससे हम इन खिलाड़ियों का सम्मान कर सकते हैं। इस कारण हम वो काम कर पाए। आज 40 वर्ष बाद जब हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें भली भांति मालूम है कि 2-4 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के रमीज राजा ने कहा कि विश्व में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अगर भारत चाहे तो कल से पाकिस्तान क्रिकेट खेलना बंद कर देगा। 40 साल में ऐसा क्या हुआ कि हम 1983 में एक समय सोचते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि अपने खिलाड़ियों का सम्मान करें, और 40 साल बाद एक पड़ोसी मुल्क पूछता है कि हमारे पास ऐसी अब हैसियत नहीं है कि अगर बगल वाले चाह जाए तो हम खेल भी पाए। इस कारण आपसे अगर कोई घर में, परिवार में, किसी चर्चा परिचर्चा में यह पूछता है कि G20 की अध्यक्षता तो भारत कर रहा है, भारत ये विश्व गुरु कैसे बनेगा, भारत विश्व में सबसे सामने कैसे आएगा, तो क्रिकेट की वो कहानी आप दोहरा सकते हैं। हमारे पास आबादी है, हमारे पास प्रतिभावान युवा हैं, हमारे पास परिश्रमी लोग हैं, और विश्व के में अगर 7 अरब लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, तो 1.5 अरब लोग भारत में रहते हैं। हम पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ एकत्रीकरण कर सकते हैं, ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ये पहला विचार है जो हम लेकर घर जाएं। और नेतृत्व की जिस परिभाषा की हम बात करते हैं, बी एंड मेक, उस नेतृत्व के लिए आपको किसी पद पर नहीं बैठना है, कोई दायित्व लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर भारत में एक छोटी बच्ची है जो 5 साल की है और सिर्फ चलना जानती है, वह अगर 2 साल की अपनी छोटी बहन को चलना सिखाती है, तो वो बच्ची एक नेता है। अगर 15 साल का एक बच्चा है, वो बहुत अच्छा शोध नहीं कर सकता, बहुत अच्छे वक्तव्य नहीं रख सकता, पर सिर्फ लिखना या बोलना जानता है, और अगर वह एक बूढ़ी माँ के लिए एक विधवा पेंशन कार्ड लिखने में मदद करता है, तो वो बच्चा एक नेता है। यही बच्चे 25, 45, 65 वर्ष की आयु पर भारत में अलग अलग पदों पर होंगे, अलग अलग दायित्व लेकर काम कर रहे होंगे, और वो समाज का काम कर पाएंगे। इस कारण इस बात को हमें मन में लेकर चलना चाहिए, हम जहां भी हैं, हम क्या कर सकते हैं और किन के लिए कर सकते हैं। नेतृत्व की उस परिभाषा की अगर हम एक बात कर रहे हैं, तो स्वामी जी के सामने बैठकर मैं चाहता हूं कि आप स्वामी जी के देशभक्ति की परिभाषा अपने घर तक लेकर जाएं। स्वामी जी ने एक बार बड़े प्रेम से कहा कि देशभक्ति की मेरी भी एक परिभाषा है, और इस तपते धूप में आप इतने प्रेम से बैठे हैं, मैं उस देशभक्ति की परिभाषा बस रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी जी ने कहा, देशभक्ति के 3 आदर्श मैं सामने रखता हूं। पहला आदर्श है, क्या तुम्हें पीड़ा होती है? भारत में पैदा हुए युवाओं की तरह सबसे पहले हमें जो प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए वह यह है, क्या हमें पीड़ा होती है? कोई असहाय है, बीमार है, दरिद्र है, कष्ट में है, क्या उसके कष्ट से हमें कष्ट होता है? ये देशभक्ति का पहला आदर्श है। जो दूसरा आदर्श स्वामी विवेकानंद रखते हैं वह यह है कि यह तो अच्छा है तुम्हें पीड़ा होती है, यह तो अच्छा है तुम्हें कष्ट है, परंतु क्या उस कष्ट को हटाने के लिए, उस पीड़ा को दूर करने के लिए तुमने कोई उपाय सोचा है, कोई काम शुरू किया है? यह दूसरा आदर्श है देशभक्ति का जो स्वामी जी रखते हैं। और जो तीसरा आदर्श स्वामी विवेकानंद रखते हैं वह यह है कि यह ठीक है कि तुम्हें पीड़ा होती है, तुमने कोई उपाय भी सोचा है, परंतु अगर पूरी दुनिया तुम्हारे सामने हाथों में तलवारें लिए खड़ी हो जाए, अगर विषमता चट्टानों की तरह सामने आ जाए, तब भी अगर तुम अपने मार्ग पर चलते रहोगे, अपना काम करते रहोगे, यश मान कीर्ति खो देने पर भी अगर तुम काम में लगे रहोगे, तब तुम सच्चे देशभक्त हो। ये स्वामी जी भारत के किशोरों और युवाओं को कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय तो आपका नहीं लेना चाहता, परंतु स्वामी जी की इस परिभाषा में तीनों प्रश्न का जो उत्तर है, उसके लिए शायद आप यहां बैठे हैं। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हें पीड़ा होती है?
हम अपने अंदर संवेदना लाना शुरू करें। राहुल जी ने कोरोना काल में हुए सेवा कार्य का जो ब्यौरा दिया, हम संवेदनशील होना शुरू करें, यह पहला शर्त है। जो दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं, उपाय लाना, कोई काम खड़ा करना, उसके लिए हम विद्यालय और विश्वविद्यालय जाएं, हमारी शिक्षा वो काम करे। और जो तीसरी बात है कि विषम परिस्थितियों में भी, चट्टानों जैसी परेशानियों में भी हम खड़े रहकर काम कर पाए, उसके लिए संगठन की आवश्यकता होती है। और वो संगठन विद्यार्थी परिषद है। आप कभी किसी अंधियारे में फंस जाए, कभी किसी कष्ट में हो, तब भी जब अपने आसपास 10 लोग ऐसे दिखते हो जो उसी काम के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हो, खून बहाने के लिए तैयार हो, उनके साथ संगठित रहकर हम ये तीनों आदर्श जी सकते हैं। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और यहाँ पर छोटे बच्चे बैठे हैं, इस कारण ऐसी इच्छा थी कि मैं अंत में आपको बच्चों वाली एक छोटी कहानी बोलकर वाणी को विराम दूं। आप एक छोटी सी कहानी सुन सकते हैं। तो ये ऐसी कहानी है जिसका पहला भाग आप जानते हैं, बिल्कुल से जानते हैं। मैं सिर्फ दूसरा भाग कहने आया हूं। हम सब ने उस टोपी बेचने वाले की कहानी सुनी है, जो कि गर्मी में एक दिन बहुत थक कर रास्ते से दूर हटकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोपी एक तरफ रख देता है और विश्राम करना शुरू करता है। उसे आंख लग जाती है, वह सो जाता है। लगभग 1 घंटे बाद जब वह उठता है तो देखता है कि सारी की सारी टोपियां जा चुकी हैं। वह उठता है, 5 कदम आगे जाकर खड़ा होता है, पीछे मुड़कर देखता है तो उस टोपी वाले को ऐसा दिखता है कि सारे के सारे बंदर पेड़ पर टोपी लगाकर बैठे हुए हैं। वह पहले सर खुजलाता है तो देखता है कि सारे बंदरों ने सर खुजलाना शुरू कर दिया। फिर वह अपना नाक छूता है तो वह देखता है सारे बंदरों ने नाक छूना शुरू कर दिया। तब वह अपनी टोपी उतारता है और जमीन पर जोर से फेंक देता है, और वह देखता है कि सारे बंदरों ने टोपी फेंक दी और वो सारी टोपी समेट कर लेकर चला जाता है। यह पहला भाग आप सबने सुना है, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु उसका जो दूसरा भाग है, 20 वर्ष के बाद एक और टोपी वाला होता है। वह टोपी बेचकर जा रहा होता है। वह दिन में थक जाता है, रोड से थोड़ी दूर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे भी आंख लग जाती है। 1 घंटे बाद वह उठता है और देखता है कि सारी की सारी टोपियां जा चुकी हैं। परंतु इस बार वो परेशान नहीं होता। इस बार वह 5 कदम आगे जाता है, पीछे मुड़कर देखता है, पेड़ पर सारे बंदरों ने टोपी लगा रखी है। वह सर खुजलाता है, सारे बंदर सर खुजलाते हैं। वह अपना नाक छूता है, सारे बंदर नाक छूते हैं। वह अपनी टोपी उतारकर जोर से जमीन पर फेंकता है और एक छोटा सा बंदर पेड़ पर से दौड़ता हुआ नीचे आता है, टोपी लगा लेता है और बोलता है, सिर्फ तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें कहानी सुनाई थी। देखिए, बंदरों की भी जो अगली पीढ़ी होती है, वो सोच विचार और प्रशिक्षण से अपनी पुरानी गलतियों को सही कर लेती है। हमारे पास तो दायित्व बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है। जो भारत में पुरानी गलतियां हुई होंगी, वो पिछली पीढ़ी ने भाग्य पर छोड़ दिया होगा, किस्मत पर छोड़ दिया होगा। हम परिषद के लोग हैं, हम इसे भाग्य और किस्मत पर नहीं छोड़ सकते, हम इसे प्रशिक्षण और परिश्रम पर छोड़े। ऐसा मेरा आग्रह है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।